अभी ओरिजिन ऑफ स्टेट तो हमने कर लिया था। अब अगला जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है राज्य की। नेचर ऑफ स्टेट, जिस तरह से राज्य के जन्म के बारे में अलग अलग विचार रहे हैं, मार्क्स या मार्क्सिस्ट थ्योरी अलग बोलती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो अलग तरीके से बताती है, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी अलग तरीके से बताती है राज्य का जन्म। उसी तरह राज्य का नेचर क्या होगा, राज्य की प्रकृति क्या होगी, इस बारे में भी अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से सिलेबस के अनुसार दो दृष्टिकोण पढ़ेंगे, एक तो लिबरल व्यू और एक मार्क्सिस्ट व्यू। तो आज की क्लास में हम लिबरल व्यू पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में मार्क्सिस्ट व्यू करेंगे। लिबरल व्यू को समझने से पहले लिबरल व्यू जो राज्य की प्रकृति के बारे में दिया गया है, उसको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि लिबरलिज्म क्या है, उदारवाद क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से विचारक उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसी से फिर ये बात स्पष्ट होगी कि उनका राज्य को कैसा बनाना चाहते हैं। एक किस्म से ये भी है कि राज्य को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा मानते हैं कि राज्य है कैसा, क्या क्या काम है उसके, क्या क्या अधिकार उसको दिए गए हैं, क्या क्या ड्यूटीज उसको सौंपी गई है, या फिर ये भी है साथ में कि कैसा होना चाहिए राज्य उनके अनुसार। नाम से स्पष्ट है उदारवाद, यानी कि जो उदार है, उदार का होने का मतलब जो ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाता, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। कहते ना किसी को विचार कहते ज्यादा लिबरल है, यानी कि ज्यादा कानून वगैरह की बाध्यता नहीं लगाई जाती। यहाँ का माहौल लिबरल है, ये सेंटेंस यूज करते हैं ना। लिबरल का मतलब यहाँ पर ज्यादा रोक टोक नहीं है, उसी को हम लिबरल यूज करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी में भी लिबरलिज्म का यही अर्थ है, बेसिक ये है कि राज्य जहां पर व्यक्तियों पर ज्यादा पाबंदी नहीं लगाता। पाबंदी कहाँ नहीं लगाएगा? जहां राज्य की खुद की शक्तियां भी सीमित है और खुद के दायित्व भी सीमित है, यानी कि कम दायित्व होंगे, दायित्व उसको कम दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से उसको फिर अधिकार भी कम दिए जाएंगे, सत्ता भी कम होगी। क्योंकि बहुत सारे विचारकों के अनुसार अधिकार और कर्तव्य में सीधा संबंध है, यानी कि अगर आप किसी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपोगे तो उसको ज़्यादा अधिकार भी देने पड़ेंगे, तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगा। अगर किसी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी है तो उसके फिर अधिकार भी कम हो जाएंगे, ज़्यादा उसको सत्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा अधिकार की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। तो ये एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा विचार है पॉलिटिकल थॉट में कि जो राज्य को सीमित शक्तियाँ देता है, सीमित अधिकार देता है और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाता है। तो वो इसकी मुख्य विशेषताएं रही है लिबरलिज्म की। इसकी शुरुआत जो हुई लिबरलिज्म की, या जिसको हम उदारवाद का पिता जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं जॉन लॉक को। जॉन लॉक के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी आई थी, आज का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चला हुआ है, जो लोकतांत्रिक राज्य है,
उनकी विशेषताएं काफी हद तक लिबरलिज्म से मिलती जुलती है, बहुत हद तक। उदारवाद, इसको इसलिए हम एक शब्द लोकतंत्र को यूज करते, उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी, जो लिबरलिज्म के सिद्धांतों को फॉलो करता है। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। उनकी एक मुख्य पुस्तक थी टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध, दो समझौते। तो उसमें ये उसने कहा था कि राज्य की स्थापना जो हुई है वो एक समझौते के तहत हुई है। लोगों ने राज्य को स्थापित किया है, कुछ अधिकार दिए हैं। वो राज्य का क्या दायित्व सौंपता है मुख्य रूप से, और कौन से अधिकार व्यक्तियों के पास रखने की बात करता है। तो वो कहता है कि कुछ नेचुरल राइट्स की बात करता है जो लोग, प्राकृतिक अधिकार, जिसमें वो 3 अधिकार शामिल करता है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्रॉपर्टी। ये 3 अधिकारों की बात करता है और कहता है कि ये प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को मिले हुए थे। प्राकृतिक अवस्था कौन सी थी? राज्य की स्थापना से पहले की अवस्था, जब तक राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। और व्यक्तियों ने जो राज्य की स्थापना की वो इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही की थी कि हमारे इन अधिकारों की रक्षा करें। ठीक है। उसके सामने लॉक के अनुसार जैसे समस्याएं क्या थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला कोई नहीं था, कानून की व्याख्या करने वाला कोई नहीं था। तो उसके अनुसार राज्य जो बना उसको सिर्फ सीमित अधिकार दिए गए थे, सीमित काम भी सीमित दिए गए थे। उसको क्या कहा गया था कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, कानून की व्याख्या करो, कानून को लागू करो और देश की सीमाओं की रक्षा करो। इसको बोलते हैं, एक शब्द और यूज किया जाता है, मिनिमल स्टेट, न्यूनतम राज्य, या फिर पुलिस स्टेट, पुलिस राज्य, जिसका मतलब होता है सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन करना। और मिनिमल स्टेट का यानी कि राज्य को न्यूनतम काम देना, क्योंकि उदारवाद की एक मुख्य धारणा ये रही है, एक एजम्पशन ये रही है कि राज्य को शक्तियां ज्यादा देने का मतलब है अपनी शक्तियां कम करना, अपने अधिकार कम करना। राज्य को आप जितनी ज्यादा शक्तियां दोगे, जितना ज्यादा काम दोगे, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित हो जाएगी। यानी कि इनमें बिल्कुल उल्टा संबंध है। उसकी शक्तियां बढ़ा दोगे, काम बढ़ा दोगे, तो व्यक्ति की शक्तियां, व्यक्ति के अधिकार जो है वो कम हो जाएंगे। इसलिए लॉक या उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक है। यानी कि व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसके बहुत बड़े समर्थक और चाहते हैं कि उसकी स्वतंत्रता कम से कम सीमित हो। राज्य की स्थापना करना मजबूरी है। वो उदारवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। यानी कि दोनों ही बातें हैं। राज्य है तो बुरा, बुरा क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। जब राज्य के पास फोर्स आ गई, फोर्स वो काम कर सकता है, उसकी फोर्स काम करने मतलब हमारी स्वतंत्रता कम होगी। लेकिन आवश्यक है क्योंकि उसके बिना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता, विवादों का निपटारा नहीं हो सकता। तो उदारवादी मुख्य रूप से, या शुरुआती जो उदारवादी थे, बाद में उदारवाद भी 2 ब्रांचेज में बट गया है, वो मानते थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक है लेकिन बुरा है, ना हो तो अच्छा है लेकिन उसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है। मार्क्स जैसे विचारक क्या कहते हैं राज्य के बारे में? अनावश्यक बुराई है, बुरा भी है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, खासकर साम्यवादी समाज में। तो एक तो राज्य को कम से, एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक हैं। ठीक है। राज्य को कम शक्तियां देना चाहते हैं, ज्यादा शक्तियां देने का उनका सीधा अर्थ मानते हैं कि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाएगी।
ठीक है। और तीसरा जो है वो राज्य को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं। मार्क्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहा था कि लिमिटेड गवर्नमेंट होगी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। ये दोनों भी उदारवाद की विशेषता है। सरकार न्यूनतम होगी और रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी कि उसको व्यक्ति अगर वो काम नहीं करेगी, समझौते से हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करेगी, या जो काम सौंपा गया वो काम नहीं करेगी, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो एक उदारवाद की जो बात है मुख्य रूप से, जो जिस वजह से ये ज़्यादा फैला उदारवाद, वो था आर्थिक उदारवाद, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, और इसी का विरोध सबसे ज्यादा समाजवाद द्वारा या कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब है, इनका ये मानना है कि उदारवाद जो है ना, जो बाजार जो है या आर्थिक गतिविधियां हैं, वो आर्थिक गतिविधियों में इंटरफेयर करने का राज्य को कोई अधिकार नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाजार में इंटरफेयर राज्य नहीं करेगा। बाजार में ये जो उदारवाद है ये समर्थन करता है खुले बाजार का या ओपन कंपटीशन का, खुली प्रतियोगिता का। किसी भी तरह का कोई भी राज्य उसमें बाजार की शक्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात है इसमें बाजार की। और इसका विरोध जो करता है मार्क्सवाद, वो मुख्य विरोध इसी बात को लेकर करता है, बाजार में यदि सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, यदि राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, तो उसमें क्या होगा, बाजार में जो ताकतवर हैं, जो पूंजीपति हैं, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, और गरीब आदमी का शोषण होगा। और मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं गरीब आदमी का शोषण बचाने के लिए राज्य द्वारा हस्तक्षेप जरूरी है। इसीलिए उदारवाद को पूंजीवादियों की धारणा माना जाता है और मार्क्सवाद को समाजवादियों की धारणा माना जाता है। क्योंकि पूंजीवादी तो इसी बात से खुश होंगे, भाई पूंजीवादी राज्य होंगे या पूंजीवादी व्यक्ति होंगे, वो किस बात से खुश होंगे कि बाजार में राज्य इंटरफेयर ना करे। क्योंकि इंटरफेयर करने का मतलब तो क्या है, समानता लाने की कोशिश की जाएगी, उनके मुनाफे को घटाने की कोशिश की जाएगी और गरीबों को मुनाफा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो दूसरी जो समाजवाद या मार्क्सवाद है, वो स्वतंत्रता के साथ साथ समानता पर भी जोर देते हैं, इक्वलिटी भी आनी चाहिए। लेकिन उदारवादी विचारधारा सिर्फ स्वतंत्रता पर फोकस करते, जो पहले वाली उदारवादी विचारधारा थी। अब उदारवाद के जो शुरुआती विचारक रहे, जिसमें जॉन लॉक था और कुछ हद तक थॉमस हॉब्स भी था, हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह थे, जो कि खुले बाजार की या सरकार की शक्तियों की जो है वो सीमित रखने की बात करते हैं। जे.एस. मिल वगैरह विचारक थे, जर्मी बेंथम था, ये विचारक रहे। लेकिन बाद में जब समाजवाद आया, जब मार्क्सवादी का प्रभाव बढ़ा, तो उदारवाद में भी कुछ बदलाव किए गए, कुछ सुधार किए गए। ये कहा गया भी न्यूनतम राज्य की अवधारणा उचित नहीं है, राज्य की जिम्मेवारी और भी होनी चाहिए। एक जे.एम. कीन्स हुए थे, एक बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, राज्य के काम बढ़ाने की बात कही थी कि राज्य को न्यूनतम काम नहीं, राज्य को ज़्यादा काम दिए जाने चाहिए। क्योंकि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही राज्य का काम नहीं है। राज्य का काम है लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना, आर्थिक सुरक्षा देना, समाज में समानता लाना, उनकी गरीबी दूर करना, बेरोजगारी मिटाना, शिक्षा व्यवस्थाएं या सुरक्षा या जो है स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी उपलब्ध करवाना भी राज्य को देना चाहिए। और ज़्यादा स्वतंत्रता, ज़्यादा नॉन इंटरफेयर की पॉलिसी अपनाओगे
लेजिस फेरे की पॉलिसी अपनाओगे तो इससे समाज में असमानता बहुत बढ़ जाएगी। कुछ लोग अमीर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और कुछ लोग गरीब हो जाएंगे। तो उदारवाद की विचारधारा दो हिस्सों में आज भी बटी हुई है। एक को बोलते हैं नकारात्मक उदारवाद, एक को बोलते हैं सकारात्मक उदारवाद। नेगेटिव लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबरलिज्म जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, जो लॉक ने शुरू किया था, जो कहते हैं कि बाजार के मामले में भी सरकार को इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर तक उसको सीमित रखना चाहिए। बस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, लिमिटेड गवर्नमेंट हो, लिमिटेड इसको काम दिए जाए। तो इस बात पर फोकस करती है नकारात्मक उदारवाद। फिर कहने लगा, मैंने जैसे बताया कि समाजवाद या मार्क्सवाद के प्रभाव में उनको भी चैलेंज भी लगा, भी उस विचारधारा की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा था। भी समाजवाद विचारधारा पसंद आ रही थी लोगों को, क्योंकि वो पूरे समाज के हित की बात करती थी, वो समाज में समानता लाने की बात करती थी, और राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा काम देने की बात करती थी, और राज्य को इंटरफेयर करने की बात करती थी बाजार में, ताकि कुछ लोग ही सारा मुनाफा ना ले जाए। तो इससे दबाव भी था और प्रभाव भी था। दोनों की वजह से कुछ विचारकों ने उदारवाद में ये बातें जोड़ना शुरू कर दी, और सकारात्मक उदारवाद और समाजवाद में फर्क बहुत कम रह गया, क्योंकि सकारात्मक उदारवादी वही बात कहने लगे जो समाजवादी कहते थे। कि उन्होंने भी ये बात कहा कि अकेली स्वतंत्रता से काम नहीं चलेगा, हमें समानता पर भी ध्यान देना चाहिए, लिबर्टी के साथ साथ इक्वलिटी को भी ध्यान देना चाहिए। और इक्वलिटी कब आएगी? जब राज्य सकारात्मक कदम उठाएगा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएगा, शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाएगा, या पिछड़ों को कुछ विशेष सब्सिडी रियायतें उपलब्ध करवाएगा, ताकि वो अपनी स्थिति को सुधार सके, अपने आप को ऊपर उठा सके। तो ये विचारधारा है उदारवाद। ठीक है, नकारात्मक भी है, एक कुछ विचार नकारात्मक है। टी.एच. ग्रीन से सकारात्मक की बात हुई, टी.एच. ग्रीन या फिर टोनी जैसे विचारक आए, ठीक है ना, जिन्होंने सकारात्मक उदारवाद की बात की। जॉन रॉल्स विचारक है। अब 21वीं सदी में या 20वीं सदी के भी आखिर में आकर दोबारा से उदारवाद नकारात्मक की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा, खासकर सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब ये प्रचार कर दिया गया भी समाजवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा तो फेल हो गई है, ये तो सफल नहीं हुई है, और ग्लोबलाइजेशन में उदारवाद ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है, उसकी वजह से जो है पश्चिमी देश जो उदारवादी हैं वो ज़्यादा विकसित हुए हैं। तो एक प्रचार ये हो गया, एक सहमति बनाने की कोशिश की कि उदारवाद ही अच्छी विचारधारा है, और नकारात्मक उदारवाद की तरफ फिर बढ़ने लगी। इसमें रॉबर्ट नोजिक, फ्राइडमैन जैसे विचारक, कई विचारक आए जिनको हम नव उदारवादी विचारक बोलते हैं, न्यू लिबरल। तो लिबरलिज्म में भी क्लासिकल लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं इसमें। तो ये फिर दोबारा से इसकी तरफ ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। तो ये तो समझाया मैंने आपको उदारवाद क्या है, ठीक है ना, ताकि अब ये समझने में हमें आसानी हो जाए कि उदारवाद के अनुसार राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का नेचर क्या है। यदि हम नकारात्मक उदारवाद की दृष्टि से देखें तो ये तो बात करेंगे मिनिमल स्टेट की, न्यूनतम राज्य की, यानी कि राज्य को काम कम से कम दिए जाए। लिमिटेड गवर्नमेंट की, लिमिटेड सरकार जो है वो लिमिटेड, उसकी शक्तियाँ सीमित हो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो जनता के प्रति जवाबदेह हो, ये है। और ये बात करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी की, उदारवाद। ये नकारात्मक भी सकारात्मक भी आएंगी। उदारवाद यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण। एक दो तरह की स्वतंत्रता बात करते हैं, एक हम पालते हैं भाई सामूहिक या समाज की स्वतंत्रता बात करते हैं, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कई बार क्या होता है कि सामाजिक समानता लाने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कई बार सीमित किया जाता है। जैसे मान लो कि बाजार में ही है, बाजार में इंटरफेयर करेगी तो हम जो व्यापारी हैं
उनके व्यापार करने की जो शक्ति उनको दी गई, क्षमता दी गई, उस पर कुछ रोक लगाएंगे दूसरों को मुनाफा देने के लिए या समानता लाने के लिए। तो समानता लाने के लिए समाज में या पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कई बार सीमित किया जाता है। खासकर समाजवाद में ऐसा किया जाता है। सकारात्मक उदारवादी भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन नकारात्मक उदारवादी थे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही सबसे ज्यादा जोर देते हैं। वो समानता को एक किस्म से इग्नोर करते हैं, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, यानी कि कानून का शासन होना चाहिए। ये एक किस्म से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या हम कह सकते हैं लोकतंत्र का समर्थक ये विचारधारा पूरी तरह से रही है, जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि चुने जाएं और रूल ऑफ लॉ हो, यानी कि किसी व्यक्ति का शासन हो, कानून का शासन हो। कानून बनाने वाली संस्था कानून बनाए और वो कानून भी निष्पक्ष हो, किसी के साथ भेदभाव ना करें और उन कानूनों के अनुसार ही शासन व्यवस्था चलाई जाए। तो एक तो काम बात करते हैं, अगर हम लिखें, एक तो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट। दूसरा क्या बताया था, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। तीसरा करते हैं रूल ऑफ लॉ। जैसे मैंने बताया कि कानून का शासन होना चाहिए, किसी व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। और एक विचारधारा बात करती है डेमोक्रेसी की, यानी कि जब सरकार की टाइप की बात आए कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए, तो ये प्रबल समर्थक है डेमोक्रेसी की। और आज विचारधारा, उदारवादी विचारधारा पूरी दुनिया में डोमिनेंट हो चुकी है। आज सभी दुनिया में इसी बात पर सहमति ज़्यादा बनती है कि लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन प्रणाली, भले इसमें बहुत सारी कमियां भी हों। ओपन मार्केट की बात करती है ये, ओपन मार्केट या ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता की बात करती है। और न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट, न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य निष्पक्ष रहे, तटस्थ रहे, निष्पक्ष नहीं तटस्थ रहे, यानी कि ज़्यादा उनके कामों में इंटरफेयर ना करे। तो ये मुख्य बातें हैं और ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की है। हालांकि ये न्यूट्रलिटी सकारात्मक में इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, सकारात्मक में इस पर कम जोर दिया जाता है, नकारात्मक ज़्यादा। इसी तरह इंडिविजुअल लिबर्टी को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है जब नकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं, लेकिन जो सकारात्मक उदारवादी हैं वो इसको सीमित करने के पक्ष में है, समानता के में। वो इसके साथ साथ समानता की भी बात करते हैं। तो इसकी लिबरल स्टेट की इवोल्यूशन मैंने बता दी। सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो है वो जॉन लॉक ने दी थी। तो जॉन लॉक के बाद फिर 20वीं सदी में एक कॉन्सेप्ट और आया था जिसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, 20वीं सदी में आया था। इसमें क्या था, वेलफेयर स्टेट में एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक भी आएगा आपका अलग से। वेलफेयर स्टेट यानी कि सरकार का काम जनता की भलाई करना है, और भलाई करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार के काम भी बढ़ेंगे और सरकार की शक्तियाँ भी बढ़ेंगी। भलाई करने का मतलब भाई गरीबों को गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, उनको शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाना, उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना, ठीक है ना, या उनको बुढ़ापे में उनको मदद करना, जो बेरोजगार जो है बुढ़ापे में बुढ़ापा भत्ता जैसे हमारी सरकार भी देती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट है, महिलाओं बच्चों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो इसमें नाम आते हैं, जॉन लॉक का सबसे पहले बता दें, एक मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है। मॉन्टेस्क्यू ने मॉन्टेस्क्यू उदारवादी विचार में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कही थी, यानी कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ संविधान में है भी कोई भी एक अंग ज़्यादा ताकतवर नहीं है। और इसके साथ साथ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन सब की पावर अलग अलग होनी चाहिए, एक हाथ में केंद्रित ना हो। जैसे हमारे यहाँ लग दिया गया ना भी जो कानून बनाए तो कानून को लागू करने वाली संस्था अलग हो, कानून की व्याख्या करने वाली संस्था
अलग हो, एक ही संस्था ना हो। ये बात सबसे पहले मोंटेस्क्यू ने कही थी। एक विचारक आता जर्मी बेंथम, इसमें जर्मी बेंथम ने एक विचारधारा दी थी यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। उसने कहा था कि सरकार ऐसे होनी चाहिए, उसके काम ऐसे होने चाहिए, उसके कानून ऐसे होने चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला कर सके, मैक्सिमम बेनिफिट दे सके मैक्सिमम व्यक्तियों को। तो ये बात की थी। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये उसके एक फेमस कोट है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई या अधिकतम खुशी। ये बात मोंटेस्क्यू की थी। फिर जे.एस. मिल एक विचारक आया जो इसका ही शिष्य था। जे.एस. मिल ने बात की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़्यादा फोकस किया, खासकर उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, कि उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, और उसने माइनॉरिटी के राइट्स की बात उठाई थी। बेंथम ने तो माइनॉरिटी कोई बात नहीं की, अधिकतम लोगों की भलाई का मतलब बहुमत की भलाई, अल्पमत को छोड़ दिया उसने। लेकिन जे.एस. मिल ने कहा कि सभी की खुशी का ध्यान रखना चाहिए राज्य को, तो माइनॉरिटीज के राइट को भी ध्यान रखना चाहिए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए। टी.एच. ग्रीन, इसने पॉजिटिव की तरफ मोड़ दिया लिबरलिज्म को, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से जो शुरुआत की थी वो टी.एच. ग्रीन ने की थी। जॉन रॉल्स ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो उसने भी लिबरलिज्म में पॉजिटिव लिबरलिज्म का समर्थन उसने किया था। फिर मैंने बताया कि फ्राइडमैन और ये रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारक थे, इन्होंने दोबारा से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। तो ये बातें थी लिबरलिज्म के स्टेट ऑफ नेचर ऑफ स्टेट की, कि राज्य की प्रकृति क्या होना चाहिए। इसमें दोनों बातें मिक्स हो जाती है। यदि आप नेगेटिव लिबरलिज्म की तरह से सोचोगे तो बातें व्यक्तिगत स्वतंत्रता या न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट या नॉन इंटरफेरेंस या मिनिमल स्टेट की बात आएगी। लेकिन पॉजिटिव लिबरलिज्म के विचार से इसको देखोगे तो उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्र, ये महत्व तो ये सारी चीजें हैं, उसमें नकारा नहीं किसी चीज को भी, गवर्नमेंट को भी ज्यादा सत्ता नहीं देना चाहते लेकिन इतनी कम भी नहीं देना चाहते, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं लेकिन साथ साथ में समानता पर भी ध्यान देते हैं, रूल ऑफ लॉ का भी समर्थन करते हैं, डेमोक्रेसी का भी, ओपन मार्केट को कहते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेयर सरकार को करना चाहिए, तभी जो है समाज में समानता लाई जा सकती, नहीं तो नहीं लाई। तो ये विचार था लिबरलिज्म का, जो उसने स्टेट के बारे में बताया कि राज्य की प्रकृति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बस आज का इतना ही। कल मार्क्स क्या सोचता है इसके बारे में, मार्क्स बताता। ठीक है, चलो कल लाइफ और स्वतंत्रता और जो फ्रीडम और प्रॉपर्टी,